नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव गांव शहर शहर। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं राहुल शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत क्रिकेट की दुनिया से आ रही एक अहम खबर के साथ। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज के नाम से मशहूर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वीरेंद्र सहवाग ने 251 वनडे में 8,273 रन बनाए। वहीं टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो सहवाग ने 104 टेस्ट में 8,586 रन बनाए। संन्यास का ऐलान करते वक्त वीरेंद्र सहवाग भावुक हो गए। वीरेंद्र सहवाग ने सबसे पहले यह कहा था कि कपिल देव और सचिन तेंदुलकर के साथ लेकर सुनील गावस्कर को वो अपना गुरु मानते थे। इन्हीं से उन्होंने क्रिकेट देखा, समझा, सीखा था। जब क्रिकेट की दुनिया में ये नहीं उतरे थे उस वक्त टीवी पर इन लोगों को क्रिकेट खेलते देखा करते थे और सचिन के कई शॉट्स इतने पसंद आए सहवाग को कि उन्होंने कोटला मैदान से लेकर तमाम जगहों पर बहुत मेहनत की लगातार। और एक बारगी कभी कभार ऐसा भी लगता था कि सचिन जब शॉट्स मारते थे और सहवाग जब शॉट्स मारते थे तो हेलमेट के अंदर यह समझना मुश्किल हो जाता था कि कौन सचिन है और कौन सहवाग। और काफी ज्यादा सहवाग ने अच्छी पारी खेली वनडे इंटरनेशनल मैच से लेकर टेस्ट मैचेस में, लेकिन एक बारगी उनके संन्यास लेने की खबर से क्रिकेट जगत जो है उसमें सनसनी फैल गई है। क्या कुछ कहा है रिटायरमेंट के फौरन बाद वीरेंद्र सहवाग ने, आपको सुनाते हैं। Best day because today is my birthday, 37th birthday. I decided when I was 30 that I will retire from international cricket when I became 37, and today I announced my retirement and I'm pretty happy with my career. And thanks to all the fans and the supporters and the BCCI, my coaches, there are so many coaches, and my friends, my colleagues, senior players like Sachin, Rahul, Kumble, Srinath, Saurav, VVS Lakshman, Harbhajan Singh, Zaheer Khan, Ashish Nehra, Gautam Gambhir, Yuvraj Singh. There are so many names. MS Dhoni, I played with them. So thank you very much for support and for your love. And if I made any mistake, if I hurt anybody, so sorry for that. So I'm really happy that I'm retiring from international cricket. बहुत सारे लम्हे थे जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते। वो भी एक लम्हा था कि हम मेरे लिए कि मैं 3 वर्ल्ड कप खेला, उसमें से एक फाइनल हारे, एक हम लोग जल्दी बाहर हो गए और एक हम फाइनल जीते। तो वो एक लम्हा था मेरे लिए जो सबसे अच्छा कह सकता हूँ। जब मैंने पहला 13 शतक बनाया वो एक लम्हा था मेरी लाइफ का कि आज तक किसी हिंदुस्तानी प्लेयर ने 13 शतक नहीं बनाया, तो मैंने वो बनाया। एक और लम्हा था कि जो मैंने श्रीलंका अगेंस्ट 201 नॉट आउट रन बनाए और वो हम लोग टेस्ट मैच जीते। तो वो भी गावस्कर के बाद मैं दूसरा खिलाड़ी बना जिसने बैट थ्रू किया। तो ऐसे कुछ लम्हे हैं बहुत सारे। अगर मैं शायद गिनाने लगूँ या सोचने लगूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा बताने में। तो इसलिए ये 3-4 लम्हे हैं कुछ जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझे याद रहेंगे। तो भावुक नजर आए वीरेंद्र सहवाग संन्यास लेने के वक्त, और उन्होंने कहा कि मन में कोई दुख, क्षोभ और पीड़ा नहीं है। 38 साल में रिटायर होना चाहता था, 37वें साल में जन्मदिन के दिन रिटायर हो गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। सभी सहयोगियों को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। एक बात को लेकर उनमें थोड़ी टीस दिखी कि वो अंतिम टेस्ट मैच BCCI से खेलने की गुहार लगाते रहे कि एक मैच और खेलने का मौका वीरेंद्र सहवाग को दिया जाए, लेकिन BCCI ने उनकी ये मांग ठुकरा दी। बहरहाल बढ़ेंगे दूसरी खबरों की तरफ। दुर्गा पूजा को लेकर भक्तों में उत्साह है, लेकिन पूजा के दौरान वैसे व्यवसायियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो हर दिन बैंकों से ट्रांजैक्शन का काम करते हैं। दरअसल अगले 7 दिन बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा। 22 और 23 अक्टूबर को दुर्गा पूजा को लेकर बैंक बंद रहेंगे, जबकि 24 को मुहर्रम के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। वहीं 25 को रविवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में बैंक 26 अक्टूबर को खुलेंगे। इसके बाद फिर 28 अक्टूबर को तीसरे चरण का बिहार में मतदान होने की वजह से भी बैंकों के कामकाज के आंशिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है। मतदान के कारण ज्यादातर बैंक के कर्मचारी और अधिकारी वोट को लेकर व्यस्त रहेंगे। ऐसे में बैंकों के कामकाज प्रभावित होने तय माने जा रहे हैं। इस बार लंबी छुट्टी हो रही है। दुर्गा पूजा से लेकर मुहर्रम और साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण, ये तीनों चीजें एक साथ पड़ रही हैं और साथ ही बीच में रविवार भी है। इसके कारण 6 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। लिहाजा जो कस्टमर्स चाहते हैं कि वो बैंक ट्रांजैक्शन करें, वो इससे पहले ही ट्रांजैक्शन कर लें, उनके पास अब समय नहीं है। अगली खबर जमशेदपुर से आ रही है। जमशेदपुर के सरायकेला खरसावां कोषागार में तैनात गार्ड ने खुदकुशी कर ली है। जवान रामविलास जारिका ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि वो मानसिक तनाव में रहता था। रामविलास चाईबासा का रहने वाला था।
खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी के 5 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और नक्सली पर्चे बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इन नक्सलियों पर हत्या और आर्म्स एक्ट के 13 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। नक्सलियों की गिरफ्तारी जोजोहातू और डोंबारी जंगल से हुई है। पुलिस की टीम को देखकर 10 से 15 की तादाद में मौजूद नक्सली भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने इनका पीछा करते हुए 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी के माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब रहे। नक्सलियों के पास से एक देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोलियां, संगठन के 10वीं फॉल कमेटी का एक लेटर पैड, इनके संगठन की वार्षिक समीक्षा बैठक 2013 से संबंधित डिटेल्स, संगठन से जुड़ी पत्रिका, 6 मोबाइल फोन और एक लूटी गई मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जो पकड़े गए उनमें मोरगा हस्सा, सचिन उर्फ दीपू टूटी, बिरसा मुंडा, मंगरा मुंडा और दाऊद नाग शामिल हैं। अगली खबर अरवल से है। अरवल के धर्मपुर गांव में एक दलित युवक की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम गौतम दास था। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर हंगामा किया। मिल रही जानकारी के मुताबिक गौतम दास का अपने पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों का कहना है कि उसी पड़ोसी ने हत्या की है। घटना के बाद से जहां पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, वहीं गांव में तनाव का माहौल है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो मेडिकल अंग्रेजी में आप कर सकते हैं। अगर आप रशिया में रहते हैं तो रूस की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये लड़ाई इस वक्त भारत में भी शुरू हो गई है। बहस मुबाहिसे का दौर जारी है कि क्या मेडिकल की पढ़ाई अब भारत में भी हो सकती है हिंदी में। बिहार के मेडिकल स्टूडेंट अब जल्दी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करते नजर आ सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार ने एमसीआई और आईएमए दिल्ली को एक खत लिखकर एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराए जाने की वकालत की है, जिस पर नए सिरे से बहस मुबाहिसे का दौर शुरू हो गया है। मेडिकल की पढ़ाई और वो भी हिंदी में, चौंक गए ना? हम भी चौंक गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने लगे? फिर मन में सवाल आया कि क्यों नहीं हो सकता है, जब जापान, जर्मनी, चीन, रूस जैसे देशों में वहां की मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई हो सकती है, तो हिंदुस्तान में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? विदेश में जो भी डेवलप कंट्री हैं, जर्मनी हो अपनी भाषा में पढ़ाई होती है, अमेरिका हो उसका अपना अमेरिकन लैंग्वेज है, चाइना है उसका अपना लैंग्वेज है, रसिया है उसका अपना लैंग्वेज है। उसी लैंग्वेज में एमबीबीएस जो भी वहाँ की डिग्री देते हैं, एमडी देते हैं, कहीं पर एमबीबीएस देते हैं, वो लोग पढ़ाई करते हैं अपने ही लैंग्वेज में। छोटा सा देश है सिंगापुर के पास, थाईलैंड, वहाँ पर थाई में पढ़ाई होती है, तो हिंदी में पढ़ाई हो। बिहार आईएमए के अध्यक्ष ने एमसीआई और आईएमए दिल्ली से अपील की है कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराई जाए। बिहार आईएमए की अपील ने मेडिकल जगत में नई बहस को जन्म दे दिया है। खासकर पटना मेडिकल कॉलेज में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मदर लैंग्वेज होता है तो मदर लैंग्वेज जैसे समझने वाले मात्र 10 से 15% लोग होगा। बाद बाकी को अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आती है। तो ये हिंदी में या अपना क्षेत्रीय भाषा में ये मेडिकल की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई होनी ही चाहिए अपनी देश की भाषा में। छात्रों के बीच चर्चा हो रही है कि अब हिंदी भी मेडिकल की दुनिया में दस्तक देगी। वहीं राज्य के दूसरे बड़े डॉक्टर फिलहाल इसे व्यावहारिक नहीं मान रहे हैं। हमारी राय है कि 100% हिंदी में पढ़ाई हो, यह प्रैक्टिकली अभी संभव नहीं है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश मिला करके अगर पढ़ाई हो तो वो संभव है अभी। हालांकि ये फैसला नहीं है, सुझाव तक सीमित है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस सुझाव ने मेडिकल जगत में नई बहस छेड़ दी है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। वक्त तो चला कुछ राजनीतिक खबरों से रूबरू होने का। इन दिनों नीतीश कुमार एक तेजस्वी यादव के बयान पर सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। नालंदा में गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान को हथियार बनाकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। भतीजा जी से कहूंगा कि भतीजा जी आप अपने बयान को देखें, क्लिपिंग
पूरे सोशल मीडिया पर है। एक भोजपुरी में कहावत है, उसको मैं कहूँगा नहीं तो मीडिया के लोग मुझे कहेंगे गिरिराज जी की जुबान फिसली, चचा करके या चचा और भतीजा के रिश्ते पर एक कहानी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भतीजा जी, क्या आप सत्ता के शिखर पर आएंगे? जो पिताजी कह रहे हैं, आपके लालू बाबू कह रहे हैं कि एक जिम्मेदारी सौंपेंगे, तो शिखर पर आने के बाद चचा के केस का स्पीडी ट्रायल कराएंगे आप? अगर नहीं कराएंगे, भरोसा दिलाइए जनता को चुनाव के पहले। जमशेदपुर के शीतला मंदिर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने माता महागौरी की पूजा अर्चना की और माता के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। रघुवर दास ने मां भवानी से सूबे की खुशहाली और अमन चैन के लिए विशेष प्रार्थना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को दाल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरा था। उस समय आज केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि महागठबंधन को घेरते हुए नीतीश सरकार को दाल की बढ़ी कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। पटना में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान और केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामविलास पासवान ने दाल की बढ़ी कीमतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रामविलास ने कहा कि राज्य सरकार जमाखोरों से मिलकर बिहार की गरीब जनता को परेशान करने में जुटी है। टोटली का टोटली ये जो राज्य सरकार है इसमें राजनीति कर रही है और टोटली का टोटली नीतीश कुमार का फेल्योर है, जिसके वजह से क्या कहते हैं कि लोगों को महंगे दर पर दाम खरीदना पड़ रहा है। और राज्य सरकार को कहती शुरू से ही ये कार्रवाई की रहती और अभी भी राज्य सरकार इंपोर्टेड हमारे पास में जब दाल है तो राज्य सरकार क्यों नहीं क्या कहते हैं उसको खरीद रही है? जब उनको 10 रुपया हम सब्सिडी देने को तैयार हैं तो क्यों नहीं खरीदने का काम कर रही है? क्यों नहीं जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई करने का काम कर रही है? क्यों नहीं स्टॉक लिमिट कर रही है? क्यों नहीं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है? इसलिए राज्य सरकार जो है जमाखोरों से मिल करके और गरीब जनता को परेशान कर रही है और सारा का सारा ठिकरा जो है वो भारत सरकार के ऊपर में फोड़ना चाहती है। बिहार सरकार चाहे तो जो आयातित मतलब जो इंपोर्टेड दाल है उसको मंगा करके 100 रुपये तक में बेच सकती है, जो राज्य सरकार नहीं कर रही है। राज्य सरकार चाहे तो जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर करके दाल जो छिपा हुआ है उसको निकाल सकती है, स्टॉक लिमिट कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार को बदनाम करने की दिशा में इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरा राज्य जब कर रहा है तो राज्य सरकार क्यों, यहाँ की राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? ये सरकार निकम्मी सरकार है। 8 नवंबर को रिजल्ट होने दीजिए। 10 नवंबर के बाद ऑटोमेटिक जो है दाम घट करके जो है 100 रुपया के नीचे आ जाएगा दाल का।